हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स में आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर को। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स में हम 17 चैप्टर कवर कर चुके हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का ये चौथा चैप्टर है और अगर हम टोटल देखें तो ये 18वां चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट। बेटा देखिए, यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये है कि अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए, फिर इस चैप्टर को पढ़िए तो आपको स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन समझ में आएंगे। तो रेस्पिरेशन में 5 स्टेप होते हैं, जिनमें से पांचवा जो स्टेप होता है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं बेटा, और इस चैप्टर में हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी जो रेस्पिरेशन इन प्लांट लिखा हुआ है बेटा, ये एक्चुअली हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में और ईटीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए। जैसे एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, मूवमेंट की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें और इवन ब्रीदिंग की अगर बात करें, इन सभी काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे जब हम सांस लेते हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये कि ये जो एनर्जी हमें अलग अलग काम करने के लिए चाहिए, एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? तो बेटा एनर्जी डाइजेशन चैप्टर मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि जो खाना हम खाते हैं यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है अलग अलग काम करने के लिए। अब सवाल है कि जो फूड है उससे एनर्जी हम कैसे प्राप्त करते हैं, खाने से एनर्जी हमें किस तरीके से मिलती है, इस एनर्जी को कैसे हम यूटिलाइज कर पाते हैं। क्या सभी खाना जो हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, सबसे हमें सेम अमाउंट में एनर्जी मिलती है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि प्लांट को एनर्जी कैसे मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को एनर्जी किस तरीके से मिलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बेटा मैंने आपसे कहा है कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पता चलेगा आपको कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है दैट इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। यानी ब्रीदिंग के दौरान जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है, इसी ऑक्सीजन का यूज हम फूड से एनर्जी को रिलीज करने के लिए भी करते हैं। चलिए बेटा क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने देख लीजिए। डू प्लांट ब्रीद, ये हमारा पहला टॉपिक। देन ग्लाइकोलिसिस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबोलिक पाथवे एंड द रेस्पिरेटरी क्वेसेंट जिसे आरक्यू के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है, ये सारी एनर्जी हमें मिलती है फूड से। अब हमारा जो बेटा फूड है, उस फूड में मैक्रो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो इनके ऑक्सीडेशन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को हम अपने डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। अब बेटा सवाल यहाँ पर यह है कि केवल जो ग्रीन प्लांट हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं, यही केवल अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के बारे में पिछले चैप्टर में बेटा डिटेल में आप पढ़ चुके हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस एनर्जी को स्टोर करते हैं ग्लूकोज में, सुक्रोज में या स्टार्च में। बॉन्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर किया जाता है अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट के अंदर। लेकिन बेटा यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, इनमें सभी सेल और टिश्यू ऑर्गन के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। केवल वही सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये ऐसी सेल सुपरफिशियल लेयर में पाई जाती हैं और यही फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। जो प्लांट में इनर लेयर में सेल पाई जाती है उनमें जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते और इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं। जैसे पिथ की आप बात करें तो पिथ जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है स्टेम का, रूट का, वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, तो वहां पर खाने की रिक्वायरमेंट होती है। हर सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन प्लांट में भी
दूसरे ऑर्गन, टिश्यू और सेल जो कि नॉन ग्रीन है, उनको भी फूड की ज़रूरत होती है ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि ग्रीन प्लांट में भी हर सेल अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। इसलिए फूड का ट्रांसलोकेशन भी होता है नॉन ग्रीन पार्ट में, और इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, कि पत्तियां जो खाना बनाती हैं इसे रूट तक भेजा जाता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और एनिमल की बात करें तो एनिमल हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। अब जो एनिमल प्लांट से डायरेक्टली फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें हर्बीओर कहते हैं, और जो इनडायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं उन्हें कार्निओर कहा जाता है। ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड नीड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी प्लांट अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खाने की प्लांट पे ही निर्भर करते हैं, चाहे वो हर्बीओर हो या फिर कार्निओर हो। हर्बीओर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और कार्निओर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अब बेटा बात करते हैं सेप्रोफाइट के बारे में, जैसे फंजाई की बात कर लेते हैं। तो फंजाई या सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म बेटा मैंने पहले ही आपको पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। पुराने क्रैश कोर्स के चैप्टर आप जरूर पढ़िए, क्योंकि बेटा लगभग आधा सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर रिवाइज करिए, तब आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। तो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, यानी सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली चीज ये है कि जितना भी खाना रिक्वायर्ड होता है लाइफ प्रोसेस के लिए, वो सब फोटोसिंथेसिस से ही आता है। चाहे आप सेप्रोफाइट की बात करें, हर्बीओर की बात करें, कार्निओर की बात करें, इन सब के लिए जो फूड अवेलेबल है ये सब फोटोसिंथेसिस से ही आता है। और देखिए यहाँ लिखा है इस चैप्टर में हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा रेस्पिरेशन के जो 5 स्टेप होते हैं उनमें हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस टॉपिक को, 5वें टॉपिक को हमने छोड़ दिया था, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में हम फूड के ब्रेकडाउन की मैकेनिज्म को समझेंगे। सेल के अंदर कैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है और कैसे रिलीज होती है एनर्जी, और इस एनर्जी को किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा साइट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो बेटा यूकैरियोट में जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है बेटा ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया तो केवल यूकैरियोट में पाई जाती है। तो बेटा साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस नाम का स्टेप होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल और ईटीएस पाई जाती है। अब बेटा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या, ये भी आप देख लीजिए। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब मैक्रोमोलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट हो गए, जैसे ग्लूकोज की बात कर लीजिए, through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration। यानी रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ के और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब बेटा ऐसे ग्लूकोज की बात करें तो उसमें 6 कार्बन है, और जो 6 कार्बन है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो इन्हीं बॉन्ड को जब तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में बाइंड कर लिया जाता है। रेस्पिरेशन के दौरान बेटा जिन कंपाउंड का यूज किया जाता है, जिन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीडाइज इसलिए करें क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर हम यूज करें उस ऑक्सीजन को यूज करके कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, और उस कंपाउंड को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। यानी जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, जिस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है, उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। ज्यादातर केसेस में अगर देखें तो
कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, लेकिन प्रोटीन, फैट और कुछ ऑर्गेनिक एसिड को भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के यूज तौर पे कुछ प्लांट में यूज किया जाता है, लेकिन सबसे जो फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब बेटा जब ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर तो किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जो एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी एक साथ सेल में रिलीज नहीं होती है और ना ही एक स्टेप में उसे रिलीज किया जाता है। जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो ध्यान रखिएगा कि एनर्जी रिलीज होती है स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम, यानी छोटे छोटे स्टेप में एनर्जी को रिलीज किया जाता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में आप पढ़ते हैं कि किस स्टेप पे एनर्जी निकलती है, क्रेब्स साइकिल में किस रिएक्शन या किस स्टेप पे एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी स्टेप वाइज रिमूव होती है, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सेल में एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी को केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में एटीपी के अंदर बाइंड कर लिया जाता है या फिर ट्रैप कर लिया जाता है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है रेस्पिरेशन स्टेप में, इस एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है। मतलब हम एनर्जी को डायरेक्टली अपने काम के लिए नहीं यूज कर सकते। ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को सीधे हमने लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए यूज कर लिया, नहीं, पहले उस एनर्जी को हम यूज करेंगे एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए, और फिर जब हमें किसी काम को करना होगा तो एटीपी को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो एटीपी इज ब्रोकन डाउन व्हेन एवर और वेयर एवर एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज। जहां पर और जब भी एनर्जी की जरूरत होगी तो एटीपी का ब्रेक डाउन किया जाएगा और एनर्जी को रिलीज कराया जाएगा। इसीलिए बेटा एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। जैसे हमारे पास करेंसी रुपीज होते हैं, रुपया जिसे आप कहते हैं, वैसे सेल के पास क्या करेंसी है, एटीपी नाम की करेंसी है। इसके द्वारा ये सेल से कोई भी काम करवा सकती है। एटीपी के अंदर जो एनर्जी होती है इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है अलग अलग एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस के लिए, मूवमेंट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, एब्सॉर्प्शन के लिए, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन में जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होता है उससे यूज किया जाता है एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। जैसे आप देखेंगे बेटा यहाँ पर क्रेब साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो क्रेब साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब बेटा ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड को मैंने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया है कि रिडक्टिव एमिनेशन के द्वारा इस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बना सकते हैं और ग्लूटामिक एसिड से ट्रांस एमिनेशन के द्वारा दूसरी अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो कार्बन स्केलेटन बनता है क्रेब साइकिल में, उसका यूज अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए किया जा सकता है। ग्लूकोज का बेटा जो कंप्लीट कंबशन या ऑक्सीडेशन होता है इससे CO2 और वाटर प्रोड्यूस होते हैं एंड प्रोडक्ट के रूप में, और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। और ज़्यादातर जो एनर्जी होती है बेटा वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। बहुत कम एनर्जी को हम एटीपी के अंदर बॉन्ड के फॉर्म में बाइंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा और इस ऑक्सीडेशन से CO2 और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में, और साथ ही एनर्जी रिलीज हो रही। इसी एनर्जी का यूज एटीपी फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि हम इस एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर जो एटीपी है जब और जहां हमें जरूरत पड़ती है एटीपी के बॉन्ड को ब्रेक करके हम एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो बेटा जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जब ग्लूकोज की कैटाबोलिज्म या ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी वजह से सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लिबरेट नहीं होती है। कुछ एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में बाइंड कर पाते हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं बल्कि छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप होते हैं, और इन छोटे छोटे स्टेप की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से हम एटीपी की सिंथेसिस कर सकते हैं। अब बेटा आप देख सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज किया जाता है। इस इक्वेशन में भी आप यहाँ पर आसानी से चीज देख सकते हैं। अब जो कंबशन रिएक्शन होती है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती, लेकिन बेटा हम ये भी जानते हैं कि हमारी अर्थ पर बहुत सारी ऐसी सेल हैं जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन की कंडीशन में सरवाइव करते हैं वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाते हैं। और बेटा आप ये भी जान लीजिए कि इस प्लेनेट पर अर्थ पर जो सबसे पहली सेल आई थी वो एनारोबिक कंडीशन में आई थी, क्योंकि मैंने इवोल्यूशन में आपको सिखाया है कि जब इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। क्वेश्चन भी मैंने बेटा आपको करा है मेंटी और लाइव सेशन में, और साथ ही साथ बेटा आपको इसके बारे में क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया गया है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ कि देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। अगर हम प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनारोबिक कंडीशन में रहने के लिए अडॉप्टेड होते हैं। जैसे बेटा हेलोफाइल की आप बात करें, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें, तो ये एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। बेटा ऑब्लिगेट एनारोबिक उन्हें कहते हैं जो केवल और केवल एनारोबिक कंडीशन में ही सरवाइव कर सकते हैं, जैसे हेलोफाइल और मिथेनोजन ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब उन्हें कहते हैं जो रहते तो एरोबिक कंडीशन में, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो एनरोबिक कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। अब बेटा ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट या एनिमल, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, एरोबिक या एनारोबिक, किसी भी केस में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइमेटिक मशीनरी पाई जाती है जिसके द्वारा ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। बेटा ध्यान दीजिए कि ग्लाइकोलिसिस नाम का जो प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, इसलिए एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी ये प्रोसेस जरूर पाया जाएगा। तो ग्लाइकोलिसिस इज द यूनिवर्सल इन ऑल ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर क्रेब साइकिल की बात करें तो क्रेब साइकिल बेटा केवल यूकैरियोट में पाई जाती है, क्योंकि क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है। चलिए बेटा, तो यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस टर्म ग्रीक वर्ड से आया है जहाँ पर ग्लाइकोस का मतलब शुगर होता है और लिसिस का मतलब स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन से होता है। यानी ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिससे पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब जो ग्लाइकोलिसिस की पूरी स्कीम है, पूरा पाथवे जो है, ये एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास के द्वारा दिया गया और इसीलिए इसे ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ई फॉर एम्बेडेन, एम फॉर मेयरहॉफ एंड पी फॉर द पार्नास। अब बेटा अगर हम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो ग्लाइकोलिसिस है ये रेस्पिरेशन का अकेला प्रोसेस है, जबकि एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब साइकिल होती है, ईटीएस चलती है। साइट की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोसॉल में आप कह सकते हैं। और ये ग्लाइकोलिसिस बेटा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो या एनिमल हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस पाई जाती है। बेटा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो ग्लूकोज है इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिससे पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि बेटा क्रेब साइकिल ईटीएस जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिससे CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। प्लांट में जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज सुक्रोज से आता है और सुक्रोज के ट्रांसलोकेशन के बारे में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से पढ़ चुके हैं। और या फिर ये जो ग्लूकोज है ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च की बात करें उसके ब्रेकडाउन से आता है। बेटा प्लांट के केस में जो सुक्रोज है इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा। और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं, 6 कार्बन दोनों में होती हैं और ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे यानी ग्लाइकोलिसिस में एंटर करती हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बेटा बात करें तो इनको फास्फोराइलेट किया था, मतलब इनमें फास्फेट ग्रुप जुड़ता है और इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन में एक एंजाइम का यूज होता है जिससे हेक्सोकाइनेज के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब जो बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का
आइसोमेराइजेशन होता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। आगे के जितने भी स्टेप होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए वो सब सिमिलर होते हैं। बेटा ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शन की पूरी एक चेन होती है और यहाँ पर 10 डिफरेंट एंजाइम के द्वारा इन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और इस रिएक्शन के बाद में जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से। अब बेटा ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को पढ़ते समय आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एटीपी का कहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है और कहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है, और साथ ही साथ एनएडीएच कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब बेटा ग्लाइकोलिसिस की पहले कुछ रिएक्शन देखते हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर एक एटीपी यूटिलाइज हो रही है यानी खर्च हो रही है। दूसरे स्टेप को बेटा देखिए अगर आप, तो दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेराइजेशन हो रहा है। तीसरे स्टेप को बेटा अगर आप देखोगे तो तीसरे स्टेप में आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट बन रहा है और इस रिएक्शन में भी एक एटीपी यहाँ पर खर्च हो रही है। तो एटीपी दो जगह पर यूटिलाइज होती, दो जगह पर खर्च होती है। यहाँ भी लिखा हुआ है एटीपी इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप। पहला स्टेप फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। अब इसके बाद क्या होता है, जो फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट होता है ये स्प्लिट कर जाता है डाईहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट और 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड पीजीएल में। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि किस तरीके से फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट जो है इसका ब्रेकडाउन होता है, जिससे दो ट्रायोज फॉस्फेट बन जाती है यहाँ पर, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और तीसरा डाईहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट। दोनों ही 3-3 कार्बन के कंपाउंड हैं और ये आपस में आइसोमेराइज भी होते हैं। अब बेटा यहाँ पर देखिए जो ट्राइस फॉस्फेट है यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होती है। ये भी 3 कार्बन की एसिड है और इस स्टेप में आप ध्यान दीजिए यहाँ पर बेटा NADH बन रहा है। फोटोसिंथेसिस में बेटा मैंने आपको बताया था वहां पर NADPH बनता था। NADPH तरीका भी मैंने बताया था, P फॉर फोटोसिंथेसिस आप ध्यान रख सकते हो। तो फोटोसिंथेसिस में NADPH बनता है और रेस्पिरेशन में आप देख रहे हैं NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। किस स्टेप में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनने के दौरान। ये देखिए बेटा यहाँ लिखा, वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD प्लस। दिस इज व्हेन 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड PgAl इज कन्वर्टेड टू 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, BPGA भी कहा जाता है, बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। NAD से NADH बनने के दौरान जो PgAl मॉलिक्यूल है यहाँ से दो हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिए जाते हैं और इसी के बाद एसिड का फॉर्मेशन होता है और NADH का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बेटा अगले स्टेप को देखिए, यहाँ पर जो 1,3-बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड है इससे फॉर्मेशन हो रहा है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का और यहाँ पर बेटा देखिए एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। अब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और फिर 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड से फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है जिसे पेप कहा जाता है। हाइजेंसेलेक पाथवे में भी आपने पढ़ा था। और इस रिएक्शन के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और अब देखिए फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है अल्टीमेटली और यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो एटीपी बेटा दो जगह पर बन रहा आपको दिखाई दे रहा है, 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनने के दौरान और फास्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनने के दौरान। यहाँ पर लिखा भी हुआ है द कन्वर्जन ऑफ BPGA to 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड is also an energy yielding process. This energy is trapped by the formation of the ATP. Another ATP is synthesized during the conversion of phosphoenol pyruvate to pyruvic acid. अब देखिए बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपसे पूछा कि कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो बेटा यहाँ पर ध्यान ये देना है
कि फास्फोइनॉल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो यहाँ पर 2 एटीपी की सिंथेसिस होती है। इसी तरह यहाँ पर भी 2-2 मॉलिक्यूल चूंकि हैं, इसलिए 2 एटीपी यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। तो टोटल 4 एटीपी की सिंथेसिस होती है और ऊपर आपने देखा कि 2 एटीपी यहाँ पर खर्च भी होते हैं। तो 4 एटीपी बनते, 2 एटीपी खर्च होते, तो नेट गेन यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का होता है। अब आपने देखा बेटा कि यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है ये प्रोडक्ट है, की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने। अब ये जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट है, इसका मेटाबॉलिक फेट यानी इसका फ्यूचर क्या होगा, ये सेलुलर नीड पर डिपेंड करता है, ये सेल की जरूरत पर निर्भर करता है। बेटा 3 मेजर पाथवे होते हैं जिसके द्वारा अलग अलग तरह की जो सेल होती है वो पायरुविक एसिड को यूटिलाइज करती हैं। एक इसमें से है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हम पढ़ेंगे, दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। इन 3 तरीकों से बेटा इस पायरुविक एसिड या पायरुवेट को यूटिलाइज किया जाता है। अब अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें, चाहे लैक्टिक एसिड हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है और ये कई प्रोकैरियोट में है और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे ईस्ट में प्रेजेंट होता है। बेटा यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कभी भी एनारोबिक कंडीशन या फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ग्लूकोज का CO2 वाटर में कन्वर्जन हो जाए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो क्रेब्स साइकिल एडॉप्ट करते हैं जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और इसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है, जबकि फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए बेटा, तो पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन ईस्ट में पाया जाता है। फर्मेंटेशन एक्चुअली बेटा यहाँ पर एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का तरीका है। तो ईस्ट में फर्मेंटेशन की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और फर्मेंटेशन एनएरोबिक कंडीशन में होता है, जहाँ पर कई रिएक्शन के बाद में जो पायरुविक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल और CO2 में। जो एंजाइम यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं उनके नाम भी याद करने, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं। तो ईस्ट में बेटा आपने देखा कि इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है एथाइल अल्कोहल का, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया की बात करें तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं पायरुविक एसिड से फर्मेंटेशन के दौरान। तो अगर इथाइल अल्कोहल बनता है तो इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है तो इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर बेटा हम एनिमल सेल की बात करें जैसे ह्यूमन के बारे में, तो हमारी मसल में बेटा आप जानते हैं जब एक्सरसाइज हम करते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस समय सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड में चेंज होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा। तो बैक्टीरिया में भी लैक्टिक एसिड बनता है और हमारी मसल में एनारोबिक कंडीशन में एक्सरसाइज के समय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये NADH होता है और ये रीऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में। इन दोनों ही प्रोसेस में यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में NADH NAD में फिर से रीऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं जरा, देखिए यहाँ पर ग्लूकोज से हमने शुरुआत की थी, ग्लूकोज से आपने देखा यहाँ पर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। ये पूरी जो रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब पायरुविक एसिड से बेटा ये देखिए यहाँ पर 2 स्टेप में इथाइल अल्कोहल और CO2 बना और देखिए NADH से NAD का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ यानी NADH का ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। और जो पायरुविक एसिड बेटा इसका रिडक्शन हो गया यानी रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए बेटा पायरुविक एसिड जो है इससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर भी NADH NAD में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दोनों ही रिएक्शन में चाहे आप इथाइल अल्कोहल बनने की बात करें या लैक्टिक एसिड बनने की बात करें, दोनों में ही जो NADH है वो NAD में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब बेटा अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, यानी
यानी ग्लूकोज में या फिर पायरुविक एसिड में जो एनर्जी होती है उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। यहाँ पर बेटा डेटा आपको दिया गया, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी। करें 7% से कम एनर्जी जो ग्लूकोज में होती है वो रिलीज हो पाती है, और इस पूरी एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में बाइंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी का लॉस हीट के फॉर्म में हो जाता है। साथ ही साथ तो यहाँ पर बेटा इस 7% आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बेटा ये जो प्रोसेस होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये नुकसानदायक होते हैं, हेजार्डस होते हैं। यानी जो एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड जो इथाइल अल्कोहल बन रहा है, ये एक्चुअली उस एनिमल के लिए या उस ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे ईस्ट आपने देखा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, लेकिन अगर एल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो गया या 13% तक रीच कर गया, तो इससे ईस्ट के लिए ये एल्कोहल पॉइजन की तरह काम करेगा और ईस्ट की डेथ हो जाएगी। तो बेटा हमने देखा कि यहाँ पर जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इनमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे ग्लूकोज के। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होगी, और इस एनर्जी से एटीपी की जो सिंथेसिस है वो भी ज़्यादा नंबर में होगी। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज किया जाता है, और अब इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए जो स्टेप होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ कंप्लीट ऑक्सीडेशन से CO2, वाटर और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो कि सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद होती है। जबकि आपने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन में 7% से कम एनर्जी रिलीज हो पाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर पाया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म में, और अब इसी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे फर्मेंटेशन हो, सभी में ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी जो आपने पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा, और पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना है। और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में दो मेम्ब्रेन का यहाँ पर गैप होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है। तो साइटोप्लाज्म से जो पायरुविक एसिड उसको हमें माइटोकॉन्ड्रिया में लाना पड़ेगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके क्रूशियल इवेंट क्या है, इसकी मुख्य घटनाएं क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए पहला स्टेप यहाँ पर है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीडिंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यानी एक पायरुविक एसिड से स्टेप वाइज हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे और इससे 3 मॉलिक्यूल CO2 के बन जाएंगे एक पायरुविक एसिड से। तो दो पायरुविक एसिड हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने हुए, तो 6 CO2 बन जाएंगी। दूसरा जो स्टेप बेटा यहाँ पर है, क्या करेंगे, पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बेटा फिर यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम अलग किए गए हैं, यहाँ पर पायरुवेट में हाइड्रोजन एटम का जो रिमूवल हुआ है, उन हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर दिया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जब पास करके ऑक्सीजन तक ले जाएंगे, तो ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये मिलके वाटर बनाएंगे, और साथ ही एटीपी की सिंथेसिस भी हो जाएगी। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया है, ये पहला स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो ये जो पहला स्टेप है ये क्रेब्स साइकिल है। और जो सेकंड प्रोसेस आपको बताया गया है, ये वाला सेकंड स्टेप बताया गया, ये कहाँ पर चलता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दैट इज नेम्ड एज ETS। इसे ETS के नाम से जाना जाता है। तो बेटा पहला स्टेप क्रेब्स साइकिल और दूसरा ETS है, और ये दोनों ही घटनाएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती हैं। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ETS इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे चलने वाली रिएक्शन है।
अब बेटा जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट से बना था साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम है बेटा वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर भी दिया गया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। अब आप देखिए पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर बेटा एक चीज और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NADH की सिंथेसिस हुई और एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे, CO2 के रूप में एक कार्बन निकल गई, तो इसलिए एस्टाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन यहाँ पर बची हुई हैं। साथ ही बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसको जरूरत है सेवरल कोएंजाइम की, कई कोएंजाइम चाहिए इसको काम करने के लिए। जैसे NAD की जरूरत है, कोएंजाइम ए की जरूरत, यहाँ लिखा हुआ है कोएंजाइम ए और ये NAD लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो NAD है ये NADH में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब बेटा यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि एक पायरुविक एसिड से एक NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अगर हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस के दौरान पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसलिए जब दोनों पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो इसकी वजह से NADH के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए कैलकुलेशन में हमेशा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में आप सोचेंगे, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर है तो 2 पायरुविक एसिड बने, और 2 पायरुविक एसिड जब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जाएंगे तो 2 NADH का फॉर्मेशन होगा और 2 CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, 2 एस्टाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब बेटा जो एस्टाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर बना है, ये साइक्लिक पाथवे में एंटर करेगा, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल कहा जाता है, या फिर इसी को क्रेब साइकिल कहा जाता है, क्योंकि हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसे पहली बार बताया गया था इसके बारे में डिटेल में, इसीलिए उनके सम्मान में साइकिल का नाम पड़ गया क्रेब साइकिल। तो चलिए बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में अब हम पढ़ने जा रहे हैं TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में। देखिए बेटा TCA साइकिल या क्रेब साइकिल की जो शुरुआत होती है वो कंडेंसेशन रिएक्शन से होती है। जो एसिटाइल ग्रुप है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल ग्रुप होता है बेटा, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है और वाटर से रिएक्शन करके सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब बेटा यहाँ ध्यान दीजिए एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में 4 कार्बन है, तो जो सिट्रिक एसिड बन रहा है ये 6 कार्बन का एक कंपाउंड यहाँ पर बनता है। अभी आगे हम देखेंगे। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है ये एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज नाम का एंजाइम है बेटा, और जो को एंजाइम ए मॉलिक्यूल होता है जो आपने देखा था पिछली रिएक्शन में यूटिलाइज हुआ था, ये को एंजाइम ए यहाँ पर रिलीज हो जाएगा इस रिएक्शन के दौरान। अब बेटा जो सिट्रेट यहाँ पर बना है या सिट्रिक एसिड आप इसे कह सकते हो, ये आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड में आइसोमेराइज्ड हो जाता है। इसके बाद 2 लगातार डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं और इससे फॉर्मेशन होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का, और इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए यहाँ से देखिए बेटा, आपने देखा कि जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड में आपने देखा कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होने से एक CO2 निकला और एस्टाइल कोएंजाइम ए बना। अब एस्टाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, इसने सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब सिट्रिक एसिड में बेटा 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। पहला जो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ यहाँ पर, इस दौरान NADH बना, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना। बेटा देखिए सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन थी, अब यहाँ से जब एक CO2 निकल गया एक कार्बन, तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन बची, और फिर एक और डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, और इस डिकार्बोक्सिलेशन में भी बेटा NADH का फॉर्मेशन हुआ, और इसके बाद यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ, जो NCERT ने लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया नहीं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बारे में। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा देखिए अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन थे, एक CO2 निकल गया, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, आगे जितने भी कंपाउंड हैं उनमें 4 कार्बन प्रेजेंट होंगी।
अब बेटा बाकी के स्टेप की बात करें तो जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये ऑक्सीडाइज होकर अल्टीमेटली ऑक्सैलोएस्टिक एसिड की रीसिंथेसिस कर देगा, रीजनरेशन कर देगा ताकि साइकिल कंटिन्यू चलती रहे। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना बेटा कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम है सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो जीटीपी की सिंथेसिस होती है एंड दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। बेटा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर बिना ईटीएस के एटीपी की सिंथेसिस होती है। अब बेटा यहाँ पर एक कपल रिएक्शन चलती है जिसके द्वारा जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होता है और उसी समय एटीपी का फॉर्मेशन एडीपी से हो जाता है। यानी कपल रिएक्शन कुछ इस तरीके से काम करती है कि जब ये जो जीटीपी है जिस समय जीडीपी में चेंज होता है उसी समय जो एडीपी मॉलिक्यूल है ये चेंज होता है एटीपी में। तो इस तरीके से अल्टीमेटली एटीपी की सिंथेसिस होती है और एटीपी अगर बेटा बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बनती तो इसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का नाम दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बेटा 3 पॉइंट ऐसे होते हैं साइकिल में जहाँ पर NAD से NADH का फॉर्मेशन या रिडक्शन होता है और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं बेटा कि कहाँ कहाँ पर सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनने के दौरान NADH बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनने के दौरान और मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनने के दौरान NADH प्रोड्यूस होता है। और अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पर सक्सिनिक एसिड से आप देख रहे हैं मैलिक एसिड बनने के बीच में आपको FADH2 दिखाया गया है। अब बेटा यहाँ पर क्रेब साइकिल के द्वारा अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन करना है तो इसके लिए साइकिल को लगातार चलाना पड़ेगा और साइकिल को लगातार चलाने के लिए ऑक्सैलोएस्टिक एसिड जो कि क्रेब साइकिल का पहला मेंबर है इससे हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। साथ ही बेटा जो NAD से NADH और FAD से FADH2 बने हैं इनसे इनको भी रीजनरेट करना पड़ेगा NADH और FADH2 से। अब बेटा पायरुविक एसिड से यहाँ पर देखिए 3 CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुआ है और यहाँ पर 4 NAD यूज हुए और 4 NADH का फॉर्मेशन हुआ, एक FAD यूज हुआ, एक FADH2 बना है और एक ATP मॉलिक्यूल की यहाँ पर सिंथेसिस हुई है। तो आप देख सकते हैं कि एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल 3 CO2 में चेंज हुआ क्योंकि इसमें 3 कार्बन थी, साथ ही 4 NADH बने हैं, एक FADH2 बना है और एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है। अब बेटा ये कैलकुलेशन आपको एक पायरुविक एसिड का दिया गया है। अब आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है। तो अगर 2 पायरुविक एसिड बेटा बनेंगे तो यहाँ पर 6 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 8 मॉलिक्यूल NADH के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल FADH2 के बनेंगे और यहाँ पर ATP के भी 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा TCA साइकिल की अगर हम बात करते हैं। लेकिन बच्चों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं लेकिन अभी ऑक्सीजन का कोई रोल हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। साथ ही साथ हम ये कह रहे थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा एटीपी बनेंगी लेकिन केवल हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी यहाँ पर बनी है। साथ ही जो NADH और FADH2 हैं ये क्यों सिंथेसाइज हुए, इनका रोल क्या है, साथ ही साथ ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में कहाँ पर यूज किया जाएगा, एटीपी की सिंथेसिस कैसे होगी, इन सब चीजों के बारे में अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक बेटा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बेटा फास्फोराइलेशन मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि एटीपी सिंथेसिस को फास्फोराइलेशन का नाम दिया जाता है और दो तरह का फास्फोराइलेशन मेनली होता है, ऑक्सीडेटिव एंड फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन में जो एनर्जी यूज होती है वो लाइट एनर्जी होती है और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में जो एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी यूटिलाइज होती है। बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि जो NADH और FADH2 के अंदर एनर्जी स्टोर है इस एनर्जी को किस तरीके से रिलीज और यूटिलाइज किया जाएगा ATP बनाने के लिए। बेटा जब NADH और FADH2 की बात करें जब इनका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू और जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो पूरा पाथवे है मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक पास होते हैं इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS कहा जाता है और ये ETS पहले भी मैंने बताया था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। बेटा चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेटा जो NADH मॉलिक्यूल है इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीडाइज किए जाएंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम के द्वारा। बेटा ये अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज और पांचों कॉम्प्लेक्स अच्छे से याद करिएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है यूबीक्विनोन के पास में, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है। यूबीक्विनोन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो यूबीक्विनोन एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट रिड्यूस कर एक्सेप्ट करता है FADH2 से, और FADH2 बेटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 हो जाएगा। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरा है FADH2। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जब यूबीक्विनोन का रिडक्शन होता है तो यूबीक्विनोल का फॉर्मेशन होता है, और यूबीक्विनोल उसके बाद ऑक्सीडाइज होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C तक वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है इसे कॉम्प्लेक्स 3 कहा गया। साइटोक्रोम C की बात करें तो ये एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि अटैच होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस के ऊपर, और ये एक मोबाइल कैरियर के रूप में यूज होती है, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। यानी कॉम्प्लेक्स 3 की अगर हम बेटा बात करते हैं तो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की अगर हम बात करते हैं बेटा तो जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यहाँ पर है ये दैट इज कॉम्प्लेक्स 4। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में साइटोक्रोम A और A3 होते हैं, इन दोनों को मिला के साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या कॉम्प्लेक्स 4 कहा जाता है। और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में साइटोक्रोम A और A3 होते हैं, और इसके अलावा 2 कॉपर सेंटर पाए जाते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक पास होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उसी दौरान ये कपल होते हैं ATP सिंथेज, जिसे कॉम्प्लेक्स 5 कहा जाता है। और ATP सिंथेज वही एंजाइम है जो आपने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में कहा था, और यही एंजाइम ATP की सिंथेसिस कराता है, इसलिए इसका नाम ATP सिंथेज है। ATP की सिंथेसिस के लिए ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है। कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा ये डिपेंड करता है कि किस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है। जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH की बात करते हैं तो इससे 3 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, जबकि एक मॉलिक्यूल जो FADH2 का, इससे एटीपी के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। बेटा अब एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन ऑक्सीजन का रोल बेटा लिमिटेड है और ये टर्मिनल स्टेज में आता है प्रोसेस के। लेकिन ऑक्सीजन का रोल बहुत जरूरी, भले ऑक्सीजन का रोल सबसे आखिर में है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एनसीईआरटी लिखता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल since it derives whole process by removing hydrogen from the system। ये सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव करके पूरे सिस्टम को चलाने का काम करती है। ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन यहाँ पर फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये देखिए ऑक्सीजन आपको दिखाएगा, ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इस तरीके से वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और ये देखिए यहाँ पर ATP सिंथेज जो एंजाइम है उससे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एनसीईआरटी ने फिगर यहाँ पर दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। और बेटा अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी तो उसमें दूसरा फिगर दिया होगा, जो कि अब एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया। ये नया फिगर आपको दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिखाया गया बेटा, यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दिखाया गया है। बेटा जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया गया था प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूरी होता है फास्फोराइलेशन या ATP सिंथेसिस के लिए। लेकिन रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को कन्वर्ट करने के लिए, और इसीलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का नाम दिया जाता है। अब बेटा हम ATP सिंथेसिस की जो थ्योरी है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान, उस एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है ATP बनाने के लिए ATP सिंथेज एंजाइम यानी कॉम्प्लेक्स 5 के द्वारा। अब ये जो ATP सिंथेज एंजाइम है इसके 2 मेजर पोर्शन होते हैं, एक को F1 और दूसरे को F0 का नाम दिया जाता है। जो F1 हेडपीस यहाँ पर होता है ये
पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और इसमें वो साइट पाई जाती है जिसके द्वारा ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी की सिंथेसिस कर सकता है। जो एफ नॉट है, दिस इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। जो बेटा एफ नॉट है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। अब बेटा जब क्लोरोप्लास्ट में आपने पढ़ा था तो इनको नाम दिया गया था सी एफ नॉट एंड सी एफ वन, अगर आपको यहाँ पर याद हो तो ये बात मैंने आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में बताई भी थी। बेटा जब प्रोटॉन पास होते हैं एफ नॉट चैनल के थ्रू तो इससे जो एफ वन कंपोनेंट है ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एक एटीपी को बनाने के लिए दो प्रोटॉन पास होते हैं एफ नॉट से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ। ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट किधर से किधर होता था, थाइलाकॉइड की ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ होता था, और यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट किधर से किधर हो रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से यहाँ पर मैट्रिक्स की तरफ हो रहा है। ये देखिए बेटा यहाँ पर ये फिगर आपको दिया गया, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये मैट्रिक्स आपको दिखाया गया, और अगर ये इनर मेम्ब्रेन है तो इधर आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, दोनों के बीच का स्पेस क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसे कहते हैं, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और देखिए यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन एफ नॉट से होते हुए पास हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं। और जब दो प्रोटॉन पास होंगे यहाँ पर तो बेटा एक एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ही है, जहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि एक एटीपी को बनाने के लिए दो प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ पास होते हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक है द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं बेटा तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एरोबिक रेस्पिरेशन से जो नेट गेन होगा वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल का होगा। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेटा फॉर्मेशन होगा दो एटीपी मॉलिक्यूल। ये बड़ा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में एरोबिक रेस्पिरेशन में 19 गुना ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर बेटा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम एक कंपैरिजन करते हैं फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है, तीन बड़े डिफरेंस हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला अंतर देखिए, फर्मेंटेशन की बेटा बात करें तो फर्मेंटेशन में केवल ग्लूकोज का आंशिक यानी पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है CO2 और वाटर में। दूसरा डिफरेंस बेटा ये है कि फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन में केवल दो मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, लेकिन आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनी मोर यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए बेटा यहाँ पर NADH की बात करें तो NADH is oxidized to NAD rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. दोनों ही केसेस में anaerobic और aerobic में NADH NAD में रीऑक्सीडाइज होता है, लेकिन बेटा यहाँ पर ये रिएक्शन फर्मेंटेशन में स्लो होती है लेकिन एरोबिक में बहुत तेज होती है। अगला टॉपिक बेटा यहाँ पर है दैट इज एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे को समझने के लिए यहाँ पर पहले हम ये जानते हैं कि ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन। ये बात शुरुआत में मैंने बताई थी आपको कि प्रोटीन का, फैट का, ऑर्गेनिक एसिड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज सबसे फेवर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए। अब ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पहले कन्वर्ट किए जाते हैं ग्लूकोज में और तब उनका यूज रेस्पिरेशन में किया जा सकता है। दूसरे जो सबस्ट्रेट होते हैं उनको हम रेस्पिरेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेटरी पाथवे के पहले स्टेप पे एंटर नहीं करते। पहला स्टेप मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन। अब बेटा अगर फैटी एसिड का रेस्पिरेशन होना है या इसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेंगे तो पहले इसे डिग्रेड किया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में और फिर ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर सकती है। यानी अगर फैटी एसिड को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेंगे तो देखिए इन्हें एसिटाइल कोएंजाइम ए में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया गया, यानी ग्लाइकोलिसिस की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। इसी तरह अगर बेटा हम ग्लिसरॉल की बात करते हैं, यहाँ पर अगर ग्लिसरॉल को रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कराना है तो इन्हें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा PgAl में।
आपको अगले पेज पे फिगर भी दिया गया, तो उस फिगर को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो पहले उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इस तरीके से एंटर करेगा, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन फैट की बात करें तो बेटा देखिए, इन्हें पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज किया गया, और फैटी एसिड देखिए यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में डायरेक्टली एंटर करती हैं, जबकि जो ग्लिसरॉल है बेटा, ये देखिए ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लेवल पर एंटर करती हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में। यानी फैटी एसिड अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो बेटा उस केस में ग्लाइकोलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीधे ये एसिटाइल कोएंजाइम एस एंटर करता है और उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलती है। अब बेटा प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन को सबसे पहले डिग्रेड किया जाता है प्रोटीएजेज एंजाइम के द्वारा इंडिविजुअल अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड को डीएमिनेट करने के बाद, डीएमिनेशन मतलब उसका एमीन ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बाद ये अलग अलग अपने स्ट्रक्चर के आधार पे जो अमीनो एसिड हैं ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करती हैं, या तो क्रेब्स साइकिल के अंदर कहीं पर, या फिर पायरुवेट के लेवल पर, या एसिटाइल कोएंजाइम ए के लेवल पर एंटर कर सकती हैं। यानी यहाँ पर बेटा आप देखेंगे, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में चेंज होती है, और अमीनो एसिड डायरेक्टली आप देख रहे हैं पायरुविक एसिड में या तो चेंज हो सकती हैं, या एसिटाइल कोएंजाइम ए में, या सीधे क्रेब्स साइकिल में भी एंटर कर सकती हैं। अब बेटा चूंकि रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का, इसीलिए रेस्पिरेटरी प्रोसेस को बहुत पहले एक कैटाबोलिक प्रोसेस माना जाता था। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें बेटा तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, आपने बेटा देखा यहाँ पर कि डिफरेंट टाइप के जो सबस्ट्रेट होते हैं ये रेस्पिरेटरी पाथवे में अलग अलग पॉइंट पर एंटर करते हैं, और जब इनका रेस्पिरेशन होता है तो इससे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। अब मान लीजिए कि सेल के अंदर हमें उस कंपोनेंट को, उस सबस्ट्रेट की सिंथेसिस की जरूरत है, तो रेस्पिरेटरी पाथवे से उस सबस्ट्रेट को रिमूव कर लिया जाता है, और हम उसका यूज सिंथेसिस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे, अभी ऊपर आपको बताया गया, व्हेन इट इज यूज्ड एज ए सबस्ट्रेट। यानी जब हम फैटी एसिड को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करेंगे तो इसे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करेंगे और ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, तो ये कैटाबोलिज्म हो गई। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड की सिंथेसिस की जरूरत है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम रेस्पिरेटरी पाथवे से विड्रॉ कर लेंगे और उससे हम फैटी एसिड बना लेंगे। अब बेटा फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही, दैट इज एनाबोलिक पाथवे। यानी बेटा आप देख रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, ये रेस्पिरेटरी पाथवे दोनों ही कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है, जब ब्रेकडाउन यानी कैटाबोलिज्म हो रही है और जब सिंथेसिस यानी एनाबोलिज्म हो रही फैटी एसिड की। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं प्रोटीन के ब्रेकडाउन और सिंथेसिस के लिए भी हम अगर बात करें, तो जो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट होते हैं वो लिंक का फॉर्मेशन करते हैं। लिविंग सिस्टम में ब्रेकिंग डाउन को कैटाबोलिज्म कहा जाता है और सिंथेसिस को एनाबोलिज्म कहा जाता है। चूंकि रेस्पिरेटरी पाथवे दोनों में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस रेस्पिरेटरी पाथवे को अब एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है, जबकि पहले इसे कैटाबोलिक पाथवे माना जाता था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे क्यों? एम्फी मतलब बोथ होता है, तो एम्फीबोलिक इसलिए क्योंकि ये कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों में इन्वॉल्व होता है। चलिए बेटा लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। इसे आरक्यू के नाम से या रेस्पिरेटरी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो आरक्यू का मतलब क्या है बेटा? आप जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन को कंज्यूम किया था, CO2 को रिलीज किया जाता है, तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। आरक्यू और रेस्पिरेटरी रेशियो, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। CO2 कितना इवॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है, इसी के रेशियो को रेस्पिरेटरी रेशियो कहा जाता है। अब जो आरक्यू की वैल्यू है बेटा, ये डिपेंड करती है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के टाइप पर। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसलिए आरक्यू की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने CO2 इवॉल्व होते हैं उतने ही ऑक्सीजन
कंज्यूम होते हैं, जैसे कि इक्वेशन बेटा यहाँ पर आपको दी गई है। इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो जैसे बेटा ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन यूटिलाइज हुए और 6 CO2 इवॉल्व है यहाँ पर। तो जितने CO2 इवॉल्व हुए वो भी 6 हैं, जितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए ये भी 6 हैं, तो आरक्यू की वैल्यू 1 आ गई। 1 का मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। अब बेटा अगर हम फैट की बात करते हैं, जब फैट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ किया था तो आरक्यू की वैल्यू 1 से कम होती है। जैसे यहाँ पर ट्राइपोमिटिन नाम की आपको फैट दिखाई गई, 145 ऑक्सीजन खर्च हुए, 102 CO2 यहाँ पर इवॉल्व हुई, तो 102/145 ये वैल्यू 0.7 के आसपास आ जाती है। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ यहाँ पर। इसी तरह अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, जब प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ किया जाते हैं तो जो रेशियो होता है ये 0.9 होता है। तो 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, फैट में रेशियो 0.7, प्रोटीन में रेशियो 0.9 और कार्बोहाइड्रेट में रेशियो 1 होता है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की, लिविंग सिस्टम में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्योर प्रोटीन या फैट को कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे नहीं यूज़ किया जाता है। प्रोटीन और फैट को जब भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ किया जाएगा, उनके साथ प्रोटीन को ज़रूर यूज़ किया जाएगा। तो बेटा चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे क्लासरूम वीडियो लेक्चर को लेना चाहते हैं तो क्लासरूम वीडियो लेक्चर बेटा उनकी जो कॉस्ट है ना वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की वैसे तो 25,000 होती साल भर के लिए, लेकिन अगर नीट 2020 के लिए आप लेना चाहते हैं तो 3,000 रुपये में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 3,000 रुपये में आपको क्लासरूम वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पूरे 38 चैप्टर, 10 यूनिट, और साथ ही साथ आपको 7,000 की टेस्ट सीरीज भी फ्री में इसके साथ में मिलेगी। 3,000 के वीडियो लेक्चर परचेस करने के साथ ही ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इनके साथ आप सही तरीके से अपनी नीट को प्रिपरेशन को कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होते हैं एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो पॉइंट होते हैं वो आसानी से आप कवर कर सकते हैं इन वीडियो लेक्चर के द्वारा। और अभी आपके पास इतना प्रॉपर टाइम है कि इन वीडियो लेक्चर की मदद से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप आप कर सकते हैं। अगर आप 0 लेवल से भी स्टार्ट करना चाहें तो अभी आपके पास इतना टाइम है। नीट हो सकता है कि आपका जून में हो या फिर उसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, तो आपके पास पूरा टाइम है। तो इन वीडियो लेक्चर के द्वारा अपनी तैयारी को और बेहतर आप बना सकते हैं। बेटा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।